हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है जुलाई 6 2023। विल क्विकली गो थ्रू द पेपर। फर्स्ट न्यूज़, पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर द टीचिंग जॉब्स से यूसीजी ने एक रेगुलेशन लाया था पीछे। तो उन्होंने वो बोला था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी होल्डर होना ज़रूरी है। लेकिन अभी उन्होंने वो रेगुलेशंस पीछे ले लिया है। अभी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और SLET स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। तो ये आपको पास करना होगा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा तो। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट उन्होंने निकाल ली है। ठीक है, यहाँ पे एसईओ रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है, मैं आपको बताता हूँ। एसईओ की वर्चुअल मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी इस साल। इसलिए वर्चुअल मीटिंग होस्ट की क्योंकि चाइना आएगा, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आएंगे। अभी पावर में बीजेपी पार्टी और एलओसी पे क्राइसिस भी है। तो इट वाज सम टाइप ऑफ इनकन्वीनियंट टू फेस ऑफ टू हैव टू लीडर्स टू मीट। तो उन्होंने वर्चुअल में कर दिया। और पुतिन भी अगर आते तो उनके ऊपर अभी बाइडन आके गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया इंडिया की विजिट पे, इंडिया जा चुका है अमेरिका की विजिट पे। तो इट वॉज नॉट कन्वीनियंट टू होस्ट इन पर्सन। अगर इन पर्सन अगर उनकी मुलाकात होगी, अगर ऑफलाइन मीटिंग रखी जाती, इंडिया के अंदर होस्ट की जाती, तो उससे अच्छा इन्होंने इंडिया ने उसको वर्चुअली होस्ट कर लिया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं एससीओ के। कल अपन ने एक्सटेंसिवली देखा कि एससीओ के 9 मेंबर से ईरान अभी लेटेस्ट मेंबर बना है उसका। ठीक है, जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज है, दे आर द थर्ड ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। उनकी जीडीपी ग्लोबल की जीडीपी की 1/3 है। ठीक है, 1/5 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 1/5 है ग्लोबल ट्रेड का 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजोर्स है। मतलब पूरे ग्लोबल ऑयल रिजोर्स में 1/5 ऑयल रिजोर्स एससीओ मेंबर कंट्रीज के पास है और 45% नेचुरल गैस रिजोर्स दे आर हैविंग। ठीक है, इंडिया ने जो ऑनलाइन समिट होस्ट किया उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपनी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटमेंट नहीं दी, इकोनॉमिक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि दे आर हैविंग इश्यूज रिगार्डिंग चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका उन्होंने अपोज किया क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंदर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाक इंडिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से जा रहा है पाक। ठीक है, तो जो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं उसको, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, तो वहाँ से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। तो उसकी वजह से इंडिया ने उसको अपोज किया है। तो उन्होंने बोला है कि दे शुड रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज। वो इंडिया का स्टेटमेंट था। एंड पाकिस्तान भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, इसलिए भी इंडिया डजंट ज्वाइन फॉर अ जॉइंट स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया ने कोई कंक्लूडिंग जॉइंट स्टेटमेंट इसकी वजह से नहीं दिया। ठीक है, बट इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी जो एससीओ का रैट्स एक मैकेनिज्म है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत दोनों कंट्री एक साथ आके उनकी मिलिट्री कोलॉब मतलब बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, उनकी आर्मी पार्टिसिपेट करती है उनके मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो यही था। उसके बाद इंडिया की जो पहले से स्ट्रेटेजी रही है वो मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिए इसको। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी अपन यूएसए से वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशंस, वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएसए। उसके बाद यूएसए के बहुत बोलने के बाद भी अपन रशिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे, वी आर परचेसिंग द वेपन्स एंड वी आर परचेसिंग द लो कॉस्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। ओके, तो वी आर नॉट गेट सरप्राइज बाय एनी वंस। मतलब कोई अगर चाइना रशिया यूएसए अपने पे दबाव डालते हैं तो वी आर नॉट अलाइन टू देयर पॉलिसी, वी आर मल्टी अलाइनमेंट। मतलब अपन सबसे बात करते हैं। जैसे कि यूएन में अभी यूएस ने बहुत प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि आप यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसके खिलाफ स्टेटमेंट दो, कंडेम करो रशिया को। बट इंडिया डिडंट डू दैट। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास है। इंडिया वांट टू बिकम अ बैलेंसिंग पावर। बैलेंसिंग पावर मतलब
कि अगर वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज नहीं होगा। जैसे कि पहले जब कोल्ड वॉर चलता था तो कैपिटलिस्ट कंट्री थे और कम्युनिस्ट कंट्री थे। कैपिटलिस्ट कंट्री को अमेरिका लीड करता था और कम्युनिस्ट कंट्रीज को रशिया लीड करता था। लेकिन जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। जैसे चाइना एक पोल हो गया है, इंडिया एक पोल है, रशिया एक पोल है, यूएसए एक पोल है, ठीक है, फ्रांस एक पोल है। तो दीज आर द मल्टी पावर्स विच आर रेगुलेटिंग द वर्ल्ड पावर्स, ठीक है। तो किसी की तरफ वी आर नॉट अलाइंड, वी आर नॉट इंक्लाइंड एनीवंस ग्रुप। और इंडिया, देखो इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड के अंदर 4 ग्रुप है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसका भी इंडिया ग्रुप है। और एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी इंडिया मेंबर है। तो इसका मतलब इंडिया दोनों का मेंबर है। जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ही एंटी नेटो बोलते हैं। नेटो तो आपको पता है जिसके अंदर 31 मेंबर्स है। अभी उसका लेटेस्ट मेंबर फिनलैंड बना है। तो शंघाई का भी मेंबर है और इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, ठीक है। तो वी आर हैविंग सच मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है। वही याद रखिए आप बातें, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बैलेंसिंग पावर, ठीक है। और इंडिया रशिया से फर्टिलाइजर्स और फ्यूल खरीद रहा है, यूक्रेन वॉर चलता है इसकी वजह से भी। अभी एससीओ का तो समिट अपन वर्चुअली कर लिया, लेकिन जो G20 होगा वो इंडिया में होगा और वो सितंबर मंथ में होगा। तो उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे इंडिया में। और उस टाइम देखने की बात होगी कि जो कंट्री समिट ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए, तभी उस समिट को सक्सेसफुल बोलते हैं। एससीओ में तो वी आर नॉट सक्सेसफुल ऑफ हैविंग जॉइंट स्टेटमेंट ना, इंडिया रिफ्यूज कर दिया कि जॉइंट स्टेटमेंट देने से। तो अगर वैसे ही अगर G20 में हुआ तो वी आर गोइंग टू फेल टू कंडक्ट होस्ट द समिट। समिट होस्ट करने वाली कंट्री की ही जिम्मेदारी होती है कि वो एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उनका, ठीक है। तो इंडिया शुड ट्राई द कंसेंसस बिल्डिंग। तो इंडिया ने ट्राई करना चाहिए G20 के लिए कंसेंसस बिल्ड हो गए उनके ऊपर, ठीक है। यही था एससीओ के ऊपर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शंस इन अमेरिका, ठीक है। मैं आपको क्रक्स में बोलता हूँ क्या हुआ है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने या फिर उनके यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। तो एक वर्डिक्ट दिया है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो उनके यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन मिलता है ब्लैक कम्युनिटी को, अमेरिका अफ्रीकन कम्युनिटी रेसिस को, तो वो रिजर्वेशन को बंद करने के लिए उन्होंने ये दिया है। और जो इंडिया की जुडिशरी है वो अपने बहुत सारे जजमेंट्स में यूएस की जजमेंट्स को कोट करते हैं, ठीक है। मतलब वी आवर जजेस यूज टू फॉलो देयर जजमेंट्स, ठीक है। वी अपने जो जजेस हैं वो बहुत सारी जजमेंट्स में यूएसए की जजमेंट्स को कोट करते हैं। तो राइटर का ये कहना है कि अभी यूएसए ने तो रिजर्वेशन बैन कर दिया, तो इंडिया में ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता, ऐसा राइटर ने इसको ये बोला है। ऑथर ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हो सकता इंडिया में। तो उन्होंने उसके रीजन दिए क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ जजमेंट में भी आ सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से अपन इसको थोड़ा थीम लाइन देखेंगे आर्टिकल की क्या है, ठीक है। तो जो जजमेंट आया है अमेरिका का, उस केस का नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टाइम पास है पूरा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, जो यूएसए है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया है वो इक्वल प्रोटेक्शन के बेसिस पे दिया है, ठीक है। और उन्होंने बोला अगर जब आप इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हो इसका मतलब यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनीवन। जैसे कि आप अगर वाइट के खिलाफ, वाइट पीपल्स के खिलाफ अगर ब्लैक लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, जैसे इंडिया में कास्ट है वैसे यूएसए में रेसिस है। तो अगर आप ब्लैक पीपल को रिजर्वेशन देते हो वाइट पीपल के खिलाफ तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग वाइट, ठीक है ना, हिस्टोरिकली जो भी हुआ होगा, लेकिन अभी तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो वाइट के खिलाफ। तो वो उन्होंने बोला है। और स्टेट हैज़ टू कंपेल गोल्स एंड अफर्मेटिव एक्शंस। तो ये बोल रही है कि स्टेट ने अफर्मेटिव एक्शंस लेनी चाहिए, मतलब रिजर्वेशन देना है, बट स्टेट है टू कंपेलिंग गोल्स। तो उन्होंने एक टारगेट रखना चाहिए कि भाई इतने लोगों को ही हम ये देंगे, रिजर्वेशन देंगे, वो ये बोल रहे हैं। और जो रिजर्वेशन दिया है उसका सनसेट क्लॉज होना चाहिए। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि कभी तो एक डेट होनी चाहिए ना, खरा ये इस दिन बंद हो जाएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद। तो वो डेट नहीं दी गई है यूएसए केस में। तो जजमेंट में ये बोला कि देयर शुड बी अ सन सनसेट क्लॉज,
ठीक है। और स्टेट शुड नॉट अवॉइड द रेशियल स्टेरियोटाइप्स एंड डिसएडवांटेज। अभी हो गया रिजर्वेशन देके भी उनको बहुत साल, अभी फिर अभी भी आप अगर वही मेंटेलिटी रख रहे हो और उनको रेशियल इस पे स्टेरियोटाइप्स रख रहे हो, आप उनको रिजर्वेशन देना चाहिए वगैरह, तो उसकी वजह से तो सोसाइटी में डिवाइड बढ़ेगा, ये भी बोल रहे हैं। अभी राइटर ने ये बोला है कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट, देयर आर टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं है। यूएसए के जजमेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ जजमेंट जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आए, फेडरल कोर्ट्स के उनके, तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है रिजर्वेशन शुड बी देयर बिकॉज देयर वाज अ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, द सो कॉल्ड लोअर क्लास, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है। दूसरी चीज, जो यूएसए में अफर्मेटिव एक्शंस का मीनिंग है वो इंडिया में अफर्मेटिव एक्शंस का मीनिंग नहीं है। देखिए, अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, ये होता है अफर्मेटिव एक्शंस। बट इंडिया में इसका मीनिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मीनिंग थोड़ा अलग लेते हैं। जैसे कि आई विल गिव एग्जांपल, जैसे कि एक सो कॉल्ड लो क्लास का बंदा है और एक सो कॉल्ड अपर क्लास का बंदा है, ठीक है। तो जो अपर क्लास का है उसके फादर भी आईएएस है, उसकी मदर भी आईएएस है, तो इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू हैव टू नो ऑल द ऑप्शंस एट द पर्टिकुलर एज, कि उसको बचपन से ही पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड इट विल गेट, द पेरेंट्स विल हेल्प हिम इन द लर्निंग, ठीक है। लेकिन उसी जगह जो सो कॉल्ड लो कास्ट का बंदा है, उसके फैमिली में ना माँ बाप, उसके जो पेरेंट्स है वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो उसको गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो उसको खुद से सब सीखना होगा और उसको कोई सपोर्ट करने वाला भी उसके सराउंडिंग रिलेटिव्स भी नहीं होंगे। तो उसके हिसाब से तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी है गवर्नमेंट ने, सबको एग्जाम ओपन है, जैसे कि यूपीएससी दे रही है, लेकिन उनको उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। यही है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो इंडिया में जो अफर्मेटिव एक्शन है वो अलग है, यूएसए में जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका मीनिंग अलग है। ये दो तीन चीजें याद रखो, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अभी इसमें एक बात याद रखना कि इंडिया के जो जॉब्स का रिजर्वेशन है ना, इंडिया में जो जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया है ना, जॉब्स में आर्टिकल 16 के अंतर्गत, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन जो एजुकेशन वाला आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन के अंदर, इट वॉज ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बताइए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल आई थी, ये पीवाईक्यू भी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है, और जो जॉब्स वाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, आर्टिकल 16 वाला, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है और अफर्मेटिव क्या है, ठीक है। यही है सारी चीजें इसमें, ठीक है। इतना ही आर्टिकल था। ये देखिए दूसरा आर्टिकल, चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडिया। देखो क्रिएटिव इकोनॉमी पे एक एडिटोरियल है। मैं आपको बता, क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब सिंपल सी ये बात होती है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, और वो आप उसको, उससे आप पैसे कमाओ, सिंपल सी बात है। जैसे कोई बंदा बंदी रील्स बना के पैसे कमाते हैं यूट्यूब पे, तो इट इज़ अ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो उन्होंने ये बोला है कि, राइटर का ये कहना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़े एक 10-15 पॉइंट देख लेंगे अपन इसमें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिसंस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म से, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनकी वजह से जो आर्टिसंस जो है उनकी जो कला है वो लोगों तक जा रही है, ठीक है, यही उन्होंने बोला है। और उसकी वजह से क्रिएशन ऑफ जॉब, इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उस पर डाटा अपलोड करना बहुत ईजी होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कॉपीराइट इशू हो जाता है, कभी कभी कोई किसी की डाटा यूज कर लेता है, तो उसको जेनेरिक कौन सा है, अभी किसी ने पेंटिंग बना दी और दूसरे ने वो पेंटिंग अपनी अपनी खुद की बोल के उसकी कॉपी बना ली और यही ओरिजिनल है बोल के भेज दी, तो उसके लिए कोई रिगार्डिंग लॉज नहीं है ना अच्छे से जो इस चीज को रेगुलेट करे। तो राइटर ने ये बोला है कि एक नंबर देना चाहिए उस पेंटिंग को, जैसे कि अपन आधार नंबर देते हैं वैसे एक पेंटिंग को एक नंबर, हर जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी उसको एक नंबर देना चाहिए, ठीक है। ये राइटर के सजेशन से ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक,
होता है तो देखते हैं अपन। तो ये बोला है, और उन्होंने ये बोला है कि देखिए इससे अच्छा ना स्टेट ने स्पॉन्सर करने चाहिए। जैसे कि अगर आपकी सिटी है तो वहाँ पे स्टेट ने जो लोकल आर्टिस्ट है उनके लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो लोकल पीपल्स आके लोकल आर्टिसंस का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ उनको पैसे मिलेंगे, कुछ ये पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ही आर्टिकल है। तो इससे जो अगर क्रिएटिव इकोनॉमी का ऐसा होगा तो उसके लिए कल्चरल इकोनॉमी, वही जो मैंने आपको बोला कि स्टेट शुड ऑर्गेनाइज सम फंक्शन, फंक्शनरीज, फेयरवेल्स। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है पूरे आर्टिकल में। ठीक है, यही था। देखिए, द रिस्क ऑफ झैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, झैपोरिज़िया ये नाम एक पावर प्लांट है यूक्रेन में, जिसको जिसको अभी रशिया ने अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, इसका मैप लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और ये इधर अभी ये जो है ना, ये टेरिटरी है रशिया की, लेकिन अभी रशिया ने इसको भी अपने अंदर ले लिया गया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। ठीक है, ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका लोकेशन आया इसलिए मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। और एक चीज़, अभी जो लेटेस्ट मेंबर बना है नाटो का वो है फिनलैंड, जिसकी बॉर्डर रशिया के साथ लगती है। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। बेलारूस ये रशिया का फ्रेंड कंट्री है, ये भी याद रखिए। इतना ही है। ओके, चलिए आगे। ईरान इंडक्शन इन सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज़ क्या बोलती है, ईरान फुल टाइम मेंबर बना है एससीओ का। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी एससीओ की हिस्ट्री दी है, वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, एससीओ का सबसे पहले नाम था शंघाई 5, जिसके अंदर 5 कंट्री थे, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। रशिया के जब एससीओ फॉर्म हुआ तो उसके अंदर 5 कंट्री थे, उसको बोलते थे शंघाई 5। एससीओ का पहला नाम शंघाई 5 था। ठीक है, जो 1996 में बना था पोस्ट सोवियत इरा मतलब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो उसके बाद 2001 में इसका नाम बदल गया और इसको एससीओ नाम दे दिया गया, और उसके उज्बेकिस्तान एक कंट्री ऐड हो गया, छठा। ठीक है, तो इसका वर्क क्या है, रीजनल सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म, और इंटरनल कोऑपरेशन बढ़ाना है इन कंट्रीज के बीच में। और एससीओ के 2 परमानेंट बॉडीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी बॉडी है, जिसका देखो एससीओ सेक्रेटरीट बेस्ड ऑन बीजिंग। बीजिंग में जो एक सेक्रेटरीट है एससीओ का, वो एक इसकी बॉडी है, और दूसरी एससीओ की बॉडी है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स इन ताशकंद। ठीक है, ताशकंद के अंदर ये बॉडी है इनकी, रीजनल इसके एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स इन तजाकिस्तान, ये एक बॉडी है। और एससीओ सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन बीजिंग, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये 2 बॉडी है उनकी। और इसके मेन गोल्स क्या है, जो अभी मैंने बताया, स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबरहुडलीनेस। ठीक है, among the member states, promoting the effective cooperation in politics, trade, economy, research, technology and culture. ठीक है, making a joint effort to maintain and ensure peace. ठीक है, security and stability in the region, moving towards the establishment of democratic, fair and rational new international politicals. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, फ्री, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें तो चाइना भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, रशिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, मतलब रशिया बोलने के लिए है, बट वहाँ पे तो एक ही सिंगल पार्टी का रूल चलता है। ठीक है, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही रूल चलता है। तो लेकिन इनका मोटिव तो वही है कि एससीओ में ये होना चाहिए। एससीओ को बहुत बार एंटी नाटो भी बोला जाता है। और उसको देखो, एससीओ के जो 2 ग्रुप हैं, 2 मेंबर्स हैं, रशिया एंड ईरान, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए। ईरान का ऑयल बैन कर दिया गया, ईरान से कोई ऑयल परचेस नहीं कर सकता। रशिया के यूक्रेन वॉर के बाद भी बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए। जब रशिया ने 2014 में यूक्रेन लिया था तब भी उनके ऊपर हेवी सैंक्शन लगाए थे, तब चाइना ने उनके साथ $400 बिलियन की गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट किया था। मतलब रशिया एंड जो चाइना एंड रशिया है, दे आर, मतलब जो चाइना के पुतिन है और चाइना पार्डन रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है,
और चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, दे आर वेरी गुड, मतलब उनका एक स्ट्रांग होल्ड है पर्सनल भी, ठीक है। और जो यूरेशियन कंट्री, अगर ये पूरे ग्रुप को देखोगे तो यूरेशियन कोऑपरेशन इन इस रीजन में होगा, उससे एनर्जी एंड रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होगा, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान भी एससीओ में ऑब्जर्वर मेंबर बने 2005 में, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्री के हिसाब से। 2017 में फुल टाइम मेंबर बने। सिंस 2014 इंडिया एंड पाकिस्तान हैव कट ऑल द टाइज। अपना झगड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, 2014 से अपन बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऑल टाइज भी कट कर दिया, ट्रेड भी बंद कर दिया। बोथ कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली अटेंडिंग द एससीओ मीटिंग। एससीओ 3 काउंसिल्स, 3 काउंसिल से एससीओ के, वो भी अपन रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। कौन कौन से? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। डिस्पाइट द इंडिया एक्यूज द पाकिस्तान ऑफ प्रिपेयरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एट द एवरी फोरम पे इंडिया बोलता है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट कर रहे हो। China and India and Pakistan armed forces take part in the military and anti-terrorism exercise together. मैंने बताया आपको पहले। SCO also facilitated talk between India and China on LAC. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर इशू हो रहा है उसके अंदर भी SCO फैसिलिटेट कर रहा है टॉक्स को, ठीक है। देखो इंडिया ने ना टू सरपास, मतलब अभी अपने को ईरान में माल भेजना होगा तो वी हैव टू गो थ्रू द पाकिस्तान, बट पाकिस्तान इज नॉट अलाउइंग अस लैंड पासेस। तो वी हैव बिल्ड एंड चाबहार पोर्ट विच इज ऑन ईरान। ईरान के ऊपर ईरान के कोस्ट लाइन पे अपन ने चाबहार पोर्ट बना दिया गया है। तो उससे अपन पाकिस्तान को सरपास करके सी के रूट से मुंबई टू चाबहार सीधा जा सकते हैं, ठीक है। तो ईरान, इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है ईरान में और इंडिया की इसमें, और इसकी वजह से जो ब्लॉक करता था ट्रांजिशन ट्रेड फॉर पाकिस्तान करता था इंडिया के ट्रांजिशन ट्रेड को ब्लॉक, वो भी कम हो गया है, ठीक है। यही ये बोल रहे हैं। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ठीक है, तो इंडिया इज स्टेइंग आउट ऑफ दैट, बट वी आर हैविंग द कनेक्टिविटी फ्रॉम ईरान। ईरान से अपने कनेक्टिविटी मिल रही है, तो वी आर हैविंग ट्रेड विद सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है। एससीओ को बहुत बार एंटी वेस्ट फोरम बोला जाता है, यही बोला गया इस आर्टिकल में, ठीक है। 2-3 चीज़ें याद रखो। 2005 में 2001 में 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ। जब फॉर्मेशन हुआ तब शंघाई 5 उसका नाम था। 2001 में एससीओ नाम बन गया, ये एक इम्पोर्टेंट है। 2005 में इंडिया ये एंड पाकिस्तान एससीओ के ऑब्जर्वर मेंबर मिले, ये एक इम्पोर्टेंट है। 2017 में फुल टाइम मेंबर बने, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही बने, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2023 में ईरान मेंबर बना है एससीओ का, ठीक है। कैबिनेट नोट फॉर डेटा प्रोटेक्शन बिल, देखिए ये डेटा प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग आर्टिकल है। इसमें कैबिनेट ने ये बोला है कि अप्रूवल दिया है कि आप पब्लिश करो एक डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इस बिल के साथ भी एक टेलीग्राफ एक्ट भी आएगा, ठीक है। एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल भी आएगा, जो टेलीग्राफ एक्ट है उसके अंदर जो कमियां है उसको पूरा करेगा, ठीक है। ये बिल है, अभी तक एक्ट बना नहीं है। तो ये बिल जो है वो किसके ऊपर, मतलब जो यूएसए यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यहाँ पे देखिए जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनके ऊपर, उनके यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन करने के लिए ये बिल है, ठीक है। तो इसको यूज करके अपन ने बहुत सारे बेंचमार्क्स बनाए। अगर उसको कोई ब्रेक करता है, 23 बेंचमार्क्स बनाए इस बिल के अंदर। अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो उसको पेनल्टी लगेगा। कंपनी कर दे तो 250 से 500 करोड़ तक उनको ये लगेगा, ठीक है। ये अभी तक आया नहीं है बिल, बस उन्होंने बोला है। और इसके अंदर जो ड्राफ्ट बिल है उसके अंदर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है और जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, इनको ना वाइडर उन्होंने एग्जाम्पशन दिए कि वो डाटा यूज कर सकते। पर्सनल डाटा इज प्रोसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी लॉस, ठीक है। और द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड एनी बॉडी इन इंडिया इज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी जुडिशियल एंड जुडिशियल। सीधी सी बात है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और कोर्ट वो अपने पर्सनल डाटा को यूज कर सकते हैं जब भी उनको जरूरत करेगी उसकी, सीधी सी बात, ठीक है। अरे बिल है, बिल जब आएगा एक्ट बन जाएगा तब देखेंगे इसको। ये एक छोटा सा न्यूज़ है। देखिए राजस्थान ने क्या किया है, जो चिंकारा उनका जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ चिंकारा, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बंदा चिंकारा को मारता है, ठीक है, और दूसरा बंदा इस क्राइम को रिपोर्ट करता है आपके जैसा, यू आर गुड पर्सन आई एम एज्यूमिंग,
और आप भी उसके साथ थे और आपने बोला नहीं नहीं इसने मारा है मेरे सामने खिंकारा को, तो जो इसको जो 1 लाख रुपए समझो 10 लाख रुपए मिलेंगे जिसने नाम बताया, मतलब जिसने मारा है उसको, जिसका नाम बताया, अगर स्टेट ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है कि भाई 10 लाख रुपए का इनाम मिलेंगे अगर ये जो बताएगा हमको, तो वो जिसके हेड, देखो ए ने इसको मारा है इस एनिमल को और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इतना इनाम रख दिया, तो जो बी है जिसने बताया ए ने मारा है उसको अपन ना 5 लाख रुपए दे देने चाहिए। ठीक है, मतलब क्रूड वे में यही है, जो फाइन लगाती है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर किलिंग समवन, तो उसका जो आधा फाइन है ना, वो जो बताया है ना जिसने, सिंपल सी बात, जिसने बताया है ना इसने मारा है, तो उसको दे देना चाहिए आधा फाइन। ठीक है, यही इस आर्टिकल में था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो चंद्रयान 3 रिगार्डिंग आर्टिकल है, चंद्रयान 3 का जो है वो मून पे जाएगा एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वो देखेंगे। इट इज़ द थर्ड मून मिशन। ठीक है, एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड था उसमें following the Chandrayaan-2 to demonstrate the end-to-end capability of safe landing and rover rowing on the lunar surface। rover क्या करता है, जमीन पे घूमता है, लैंडर जमीन पे लैंड करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिजिनियसली लैंडर मॉड्यूल। ये जो चंद्रयान 3 जा रहा है इसमें लैंडर है, जिसको ये हम बोलेंगे लैंडर मॉड्यूल को, और उसके अंदर एक प्रोपल्शन सिस्टम है एंड रोवर विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर फॉर इंटरप्लानेटरी मिशन। इसके अंदर एक रोवर है और एक लैंडर है। रोवर जो है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिंग टेक्नोलॉजीज है जो इंटरप्लानेटरी मिशन में यूज होती है। ठीक है, रोवर जो है उसमें इंस्टीट्यू केमिकल एनालिसिस ऑफ लूनर सरफेस करेगा वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस मोबिलिटी। जब वो घूमेगा तो वो उसके अंदर इंस्टीट्यू केमिकल एनालिसिस करेगा मून का, मून के सॉइल का वगैरह। और जो लैंडर है एंड द रोवर हैव साइंटिफिक पेलोड। ठीक है, यही इस पूरे आर्टिकल में था, बाकी कुछ भी नहीं है। इतना याद रखिए चंद्रयान 3 जा रहा है, डेट अभी तक आई नहीं, 19 जुलाई तक जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, अभी यही न्यूज़ है। रशिया यूक्रेन वार्न ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अभी आपने डिस्कस किया वही पावर प्लांट की बात हो रही है, जयपुरी जहिया। ठीक है, ये पावर प्लांट है, तो रशिया थ्रेट कर रहा है कि जो हमारे इधर है तो हम उस पर अटैक कर देंगे वगैरह, लेकिन वो अभी रशिया के अंडर ही है। लास्ट आर्टिकल देखिए, स्मार्ट बैंडेज के रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। ठीक है, स्मार्ट बैंडेज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे चोट लगी है। ठीक है, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ये बैंडेज लगाएंगे, तो ये बैंडेज जहाँ पे अपन लगाएंगे तो वो जख्म अगर वो क्योर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ जख्म गहरे होते हैं क्योर नहीं होते, उसमें ब्लड आता है कंटिन्यू, तो उसके ऊपर ये अगर आप बैंडेज लगाओगे स्मार्ट बैंडेज, तो वो बताएगा रिक्रूट अभी इसको क्या चाहिए, तो वो उसके हिसाब से वो रिलीज करेगा वो चीज़ें, तो उससे वो जल्दी हीलिंग में बेनिफिट होगा, यही है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।